हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। और ये मुगल साम्राज्य का पार्ट सेकंड जो है मैं आप लोगों के साथ जो है पार्ट सेकंड करवा रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मनसबदार और जागीरदार, जब्त और जमींदार। बस केवल ये दो टॉपिक जो है आज हम इस पर जो है हम डिस्कस करेंगे। ये केवल दो टॉपिक करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इससे क्वेश्चन सी टेट में एसएसटी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपसे जो है मनसबदार की लाइंस देकर जो है पूछ सकता है कि इनमें से जो है मनसबदार के बारे में कौन सा जो है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, मनसबदार हो या जागीरदार हो, जब्त और जमींदार हो, तो ये दोनों टॉपिक जो है सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी सी टेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप पेपर 2 एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आप लोगों को फॉलो करना है, मैं बार बार कहती हूँ। और एनसीईआरटी आप लोगों के पास जो है टाइम बहुत कम रह गया है, तो जरूरी है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना स्मार्ट तरीके से पढ़ें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक गाइडेंस मिलेगा और एक स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप लोग जो अपनी तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पर जो है आपको ये जो भी पीडीएफ है मैं वहाँ पे जो भेजती हूँ वो आप लोग जो है ले सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कीप सपोर्ट, यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। और यहाँ पे जो है मैं 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी करवा रही हूँ। 6 to 8 की ज्योग्राफी जिसमें मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हिस्ट्री क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, ठीक है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को जो है बताती रहती हूँ। तो आज जो है हम करने वाले हैं मनसबदार और जागीरदार, जब्त और जमींदार के बारे में। तो सबसे पहले इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुगल है ना ये दो महान वंशजों के वंशज थे। जिसमें आपको मैंने क्या कहा था, माता की ओर से ये किसके, चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। वहीं पर अगर हम पिता की बात करें तो पिता की ओर से जो है ये तैमूर वंश के वंशज माने जाते हैं, तैमूर वंश के जो है उत्तराधिकारी कहलाते हैं। लेकिन माता की ओर से चंगेज खान के उत्तराधिकारी, यहाँ पे जो है जो मुगल थे वो अपने आप को जो है चंगेज खान का उत्तराधिकारी कहलाना बहुत ज़्यादा जो है उनको घृणा होती थी। वो मंगोल कहलाना कभी भी अपने आप को पसंद किए ही नहीं मुगल। और वहीं पर पिता की ओर से जो है तैमूर वंश के उत्तराधिकारी, उन्हें जो है तैमूर वंश का उत्तराधिकारी होने पर जो है गर्व महसूस होता था। जो मुगल थे ना, हमने पढ़ा पीछे कि मुगल जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए देखा कि राजपूतों से जितने भी अभियान हुए, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, तो वो वहाँ पर जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए क्या किया, राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और कहीं ना कहीं राजपूत जो है जो मुगलों का जो उनके जो है उनके शासन को स्वीकार कर लेते थे कहीं ना कहीं उच्च पद पाने के लिए। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। साथ ही आप लोगों को जो है मैंने मुगल सम्राट के बारे में बताया था, तो वो जो है पार्ट 1 की जो वीडियो जरूर कीजिएगा। आज हम जो है मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यही से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मुगल थे ना, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, क्योंकि मुगल जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो जैसे जैसे उसके साम्राज्य में और भी क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने जो है विविध धर्म वाले मतलब अलग अलग धर्मों के लोगों को जो है उसने क्या किया, अपने ही उसमें जो है भर्ती करना शुरू कर लिया। ठीक है, तुर्की के जो रईस थे, क्योंकि जो मुगल थे वो तैमूर वंश के, तैमूर का तुर्की का था, तो तुर्की के जितने भी रईस थे, अफगान, राजपूत, मराठा, इनको भी शामिल करने के लिए जो है उसने अपने राज्य का मतलब इनका भी विस्तार किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगल सेवा में जो लोग भी शामिल होने वाले थे, जो लोग भी मुगल सेवा को शामिल हुए, जो लोग भी मुगल सेवा में शामिल हुए, मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया, वो जो है क्या कहलाए, नौकरशाह। नौकरशाह मतलब कि उनको जो है क्या कहा गया, मनसबदार कहा गया। मुगल सेवा में शामिल होने वाले को, जो भी मुगल सेवा में शामिल होने वाले नौकरशाह थे, उनको जो है क्या कहा गया, मनसबदार। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मनसबदार का मतलब क्या होता है, तो मनसबदार का मतलब होता है एक पद। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मनसबदार का अर्थ, तो मनसबदार का अर्थ होता है पद। अब मनसबदार के बारे में जो लाइंस मैं बताने जा रही हूँ, जो चीजें समझा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो मनसबदार शब्द का जो प्रयोग है ना, वो किसके लिए किया जाता था, तो मनसबदार शब्द का जो प्रयोग है ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिला था।
ठीक है। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग जो है अभी हमने पढ़ा है ना, मनसबदार का अर्थ होता है पद, लेकिन मनसबदार शब्द का प्रयोग केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनको कोई मनसब मतलब कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिला होता था। ये मुगलों द्वारा जो है चलाई गई श्रेणी की क्या थी, व्यवस्था थी। मुगलों के द्वारा जो है ये मनसबदार व्यवस्था जो है ना, मुगलों के द्वारा जो है चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसमें इन्होंने इसे 3 भागों में वेतन, पद और सैन्य उत्तराधिकारी या सैन्य जिम्मेदारी निर्धारित की थी। अब यहाँ पर जो है आपको समझना पड़ेगा जात को, ठीक है। जात क्या होता था? पद और वेतन का जो निर्धारण होता था ना, किसी भी व्यक्ति का जो पद क्या होगा, उसका वेतन कितना होगा, ये जो है जात की संख्या पर निर्भर करता था। आगे मैं जात के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो है जात की संख्या पर निर्भर जो है क्या होता था, निर्भर होता था। तो याद रखिएगा, मुगल सत्ता में जो है मनसबदार जो शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता था, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिनका मतलब होता था, मनसब का मतलब ही होता था जिन व्यक्तियों को सरकारी हैसियत कोई या कोई पद मिला हुआ होता था। ये मुगलों द्वारा जो है चलाई गई व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत 3 चीजों में निर्धारित किया गया था, वेतन, पद और सैन्य जिम्मेदारी। ये तीनों बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है जो जात है, पद और वेतन का जो निर्धारण होता था वो जात की संख्या पर होता था। अब जात क्या होता था, ठीक है। जात जो है रैंक और वेतन, मतलब जात जितना अधिक होगा दरबार में पद उसका उतना ही अधिक होगा। तो जात की संख्या पर निर्भर होता था, मतलब कि जात किसी भी व्यक्ति का जितना अधिक होता था, मतलब उसका जो रैंक है, जात की संख्या मतलब उस व्यक्ति का जो रैंक है, उसका जो वेतन है, उसको जितना अधिक होगा उसका पद उतना ही ऊंचा होता था, ठीक है। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को जो सौंपे क्या जाते थे, सैन्य उत्तरदायित्व, उन्हीं के अनुसार जो है उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो मनसबदार होते थे, मनसबदारों को घुड़सवार किसके हिसाब से रखना पड़ता था, सैन्य उत्तरदायित्व के हिसाब से। तो जात क्या होता है, जात क्या होता है, पद और वेतन का निर्धारण जो है जात की संख्या पर निर्भर करता है। जात जो है एक रैंक और वेतन, जिसका जात की मतलब जिसका जात जो है जितना अधिक होगा दरबार में, उसका पद जो है उतना ही क्या होगा, ऊंचा होगा। सॉरी, आगे देखिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मनसबदार। जो मनसबदार अभी हमने बताया ना कि जो मनसबदार जो घुड़सवार रखते थे, ठीक है, जो वो घुड़सवार रखते थे वो उनके सैन्य उत्तरदायित्व पर निर्भर करता था। तो मनसबदार जो है अपने सवारों का जो, मनसबदार का काम क्या था यहाँ पे वो बताया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मनसबदारों का मुख्य काम क्या होता था। तो मनसबदार जो है अपने सवारों का जो है निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार जो भी उनके सवार होते थे उनको निरीक्षण के लिए लाते थे। अपने सैनिकों के घोड़े को, जो भी उनके सैनिक के जो घोड़े होते थे उनको दगवाते थे और सैनिकों का जो है पंजीकरण करवाते थे। मतलब जो सैनिक के घोड़े होते थे उनको दगवाते थे और सैनिकों का भी पंजीकरण करवाते थे। तो मनसबदार का मुख्य काम था सवारों का निरीक्षण के लिए निरीक्षण करना, उनका निरीक्षण के बाद जो है उनके घोड़ों को दगवाना और उनका पंजीकरण करवाना। अब यहाँ पर जो है पंजीकरण करवाने के बाद, ये सब कार्य करने के बाद ही जो है सैनिकों को देने वाले जो वेतन होता था, जो पैसा होता था, इन सब के बाद ही इनको जो है क्या मिलता था, रकम मिलती थी, ठीक है। तो मनसबदार जो है अपना जो वेतन होता था राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। कहने का मतलब है कि जो मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो जो राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि होती थी, मतलब कि वो भूमि जहाँ से राजस्व एकत्रित किया जाता था, ठीक है, वहाँ से जो है वो अपना वेतन प्राप्त करते थे, ठीक है। तो उनको जो है वो भूमि दे दी जाती थी जहाँ से राजस्व एकत्रित किया होता था, तो वो भूमि जो है उन्हें दी जाती थी, जिन्हें जागीरदार कहते थे, जो तकरीबन जो है एकताओं के समान थे। तो याद रखिएगा मनसबदारों को अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने वाली जो भी भूमि होती थी उनसे जो है वो पाते थे, और वो जो है जो राजस्व एकत्रित करते थे उन्हें क्या कहते थे, जागीरदार, जो तकरीबन एकताओं के समान थे। अब ये देखो जात की जो श्रेणियां है ना, ये बताया गया है कि किसके समय में कितना। तो 5000 जात वाले जो अभिजात होते थे, 5000 वाले जात अभिजातों का जो दर्जा होता था 1000 जात वालों के अभिजातों से ऊपर। तो ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि 1000 जात और 5000 जात में कितना डिफरेंस है। तो 1000 से जो है 5000 वाला जो है ऊंचा होता था। और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनकी जात की संख्या 5000 से थी या उससे ऊपर थी। लेकिन यही औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते मनसबदारों की संख्या जो है 79 हो गई। लेकिन 79 तो हो गई, लेकिन क्या यहाँ पर जो है जात की संख्या बढ़ी, मतलब जात बढ़ा, वो नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। तभी विद्रोह हुआ उसके टाइम पे। आगे देखिए,
मनसबदार जो है मुक्तियों से भिन्न, मनसबदार जो होते थे वो मुक्तियों से अलग होते थे, मुक्तियों से अलग अपने जागीरदारों पर नहीं रहते थे। जो मनसबदार होते हैं ना, वो केवल अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, क्योंकि जो मुक्ति थे वो मुक्ति जो थे वो जो है जागीरदारों पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन मनसबदार केवल जागीरदारों पर निर्भर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, ना ही उन पर प्रशासन करते थे, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अब हमने यही देखा ना कि जो मनसबदार थे, मनसबदार को जो है अपना वेतन किससे कैसे मिलता था? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि से, जिन भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था उससे, और उसी भूमि को क्या कहा जाता था? उसे जो है जागीर कहते थे। अब यहाँ पे जो मनसबदार थे मुक्तियों से अलग थे, वो केवल जागीरों पर नहीं रहते थे। ठीक है, उन्हें जो है केवल प्रशासन नहीं करते थे, उनका अपने पास जो है जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जो मुक्ति थे ना, ये जागीरों पर निर्भर रहते थे और उन्हें जो है अपने उस पर जो है प्रशासन करने का भी अधिकार था। लेकिन मनसबदार को जागीरों पर निर्भर नहीं रहते थे और वहाँ पे जो है प्रशासन भी नहीं करते थे। उनके पास जो मनसबदार थे, मनसबदारों के पास अपने जागीरों से, जो जागीर थी, जो जिस भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था उसे जागीर बोला गया है। ठीक है, उससे केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, ना कि वहाँ पे प्रशासन। क्लियर हो गया? आगे ये देखिए, यह राजस्व अब उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। जो ये राजस्व है ये कौन एकत्रित करता था? मनसबदारों के लिए। तो उनके जो नौकर होते थे ना, वो एकत्रित करते थे, और जो मनसबदार होते थे स्वयं किसी और दूसरी जगह पर जो है सेवारत रहते थे। तो याद रखिएगा, बार बार मैं ये बात बता रही हूँ, मनसबदारों को जो है अपने वेतन के लिए जो है एक भूमि दे दी जाती थी जहाँ से राजस्व एकत्रित किया जाता था। ठीक है, और इस भूमि को जो है क्या कहा जाता था? जागीर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मनसबदार को मुक्तियों से अलग इसलिए बताया गया क्योंकि मनसबदार जो है केवल इस जागीर पर जो है डिपेंडेंट नहीं रहता था, ना ही यहाँ पे प्रशासन करता था। इनको जो है केवल इस जागीर से जो है राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, और ये राजस्व जो है ये केवल ये खुद नहीं एकत्रित करते थे, बल्कि उनके लिए जो है उनके जो नौकर थे वो एकत्रित करते थे। ये तो कहीं और ही जो है सेवारत रहते थे। अब अकबर के शासनकाल में और औरंगजेब के शासनकाल में इसमें कितना डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अकबर के शासनकाल में जो ये जागीरें हैं, जागीरों का जो है सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया गया। जो भी जिन भी भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था, ठीक है, राजस्व जिस भी भूमि से राजस्व एकत्रित किया जाता था उसे जागीर कहा गया ना, तो उस भूमि का जो है सावधानी पूर्वक जो है मूल्यांकन किया गया, उसको जो है समझा गया, ताकि उनके राजस्व जो है लगभग मनसबदारों की वेतन के बराबर हो। कहने का मतलब है कि उन जागीरों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया गया, जिससे कि पता चल सके जो वहाँ से राजस्व एकत्रित होता है वो जो मनसबदारों का जो वेतन है उसके बराबर हो। मतलब जो राजस्व है, जो मनसबदारों का जो वेतन है, कम से कम उतना जो है उसका राजस्व हो, जो कि वास्तविक राजस्व एकत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बराबर हो जो वास्तविक राजस्व एकत्रित किया जाता है। मतलब कि जिस भी भूमि से राजस्व जो एकत्रित किया जाता था, मनसबदारों का जो वेतन है उस राजस्व के बराबर हो। ठीक है, वह अक्सर जो है दी गई राशि से कम होता था। तो क्या देखने को मिला? जो वो राजस्व होता था वो जो है, जो राशि उन्हें दी जाती थी उससे जो है कम होता था। तो यहाँ पे जो है अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की जो संख्या में है वो उसमें जो है भारी वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि होने का मतलब है कि उन्हें जागीर मिलने में एक लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ता था। मतलब कहीं ना कहीं जो है उनकी अपनी जो तनख्वाह थी उसके लिए जो है इंतज़ार करना पड़ता था। उनका जो वेतन है उसमें जो है बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है जागीरों की संख्या बढ़ गई थी अकबर के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो वहां तक पहुंचते पहुंचते स्थिति एकदम बदल गई। ठीक है, प्राप्त जो राजस्व है, जो भी राजस्व मिलता था मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। जो मनसबदारों का वेतन था उससे जो है राजस्व जो है बहुत ज़्यादा कम था। मनसबदारों की संख्या में इतनी अत्यधिक वृद्धि हो गई कि जिसके कारण जो है उन्हें जागीरदार मिलने में एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता, और इसी कारण से जागीरदारों की संख्या में जो है फिर क्या कमी हो गई। ठीक है, जागीरदारों की संख्या में भी तो कमी होगी। आगे औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ये सब जो परिवर्तन हुए उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और यही कारण है, इसी कारण से किसान थे वहाँ पे अत्यधिक किसानों को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ गया। ठीक है,
तो जमींदार और जागीरदार के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी जागीरदार और क्या मनसबदार के बारे में आपने पढ़ लिया कि क्या होता है जागीर और मनसबदार, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं जब्त और जमींदार, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब्त और जमींदार, देखिए मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था, जो मुगल थे ना, उनका जो आमदनी मिलता था, जो राजस्व मिलता था, उसका प्रमुख साधन जो था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। जो किसान खेती करते थे उनसे जो राजस्व मिलता था उस वही था, ठीक है। तो किसानों के राजस्व से मिलने वाला जो किसानों की उपज से जो राजस्व मिलता था वही मुगलों की आमदनी का साधन था। यह राजस्व जो है, जो ये आमदनी है, किसान ग्रामीण कुलीनों, मतलब कि जो ये राजस्व किसान चुकाते थे, जो गांव में जो किसान जो कुलीन होते थे, थोड़े जो है मतलब कि बड़े किसान जो होते थे, या अभिजात वर्ग के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब कि किसान जो है डायरेक्ट ये राजस्व नहीं देते थे, वो ग्रामीण के जो कुलीन और या तो जो अभिजात वर्ग होता था, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, जमींदार, ठीक है। तो उनको राजस्व देते थे। इस मध्यस्थ के लिए चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, तो इन्हीं को जो है मुगलों ने एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार, ठीक है। तो जो कुलीन अभिजात वर्ग होता था या स्थानीय सरदार होता था, मुखिया होता था, इसी के लिए मुगलों ने जो है एक शब्द का प्रयोग किया है, जमींदार, जिसको जो है किसान अपना जो है अपना जो है क्या देते थे, किसान जो है उन्हीं को जो है अपना राजस्व देते थे। कहने का मतलब है कि मुगलों की जो आमदनी थी, किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व, और किसान जो है ये राजस्व जो है किसको देते थे, जमींदारों को, ठीक है। याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में, जो शाहजहां था, एक यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये देखिए, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार का अभियान दिखाया गया है, जिसमें शाहजहां के राजकाल एक लघु चित्र आपको ये दिख रहा होगा। जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ता गया, ठीक है। भ्रष्ट अफसर किस तरह से रिश्वत लेते थे, मतलब कि एक कर अधिकारी जो गरीब किसानों को जो है किस तरह से सजा दे रहे हैं। तो किसान, क्योंकि मुगलों की आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन होता था, मुगलों की आमदनी का जो है किसानों की उपज से जो राजस्व मिलता था वही था, ठीक है। तो वो जो है किसान जो है किसको, जमींदार को, वो जो है अपने उपज का जो भी तय होता था वो जो है किसको देते थे, जमींदार को। अब अकबर ने जो है, अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल थे, इन्होंने जो है पिछले 10 साल पहले की जितनी भी फसल थी, खेतों की जो खेती थी, उन जहाँ पर जो है अच्छी खेती होती थी, जो वहाँ की पैदावार होती थी, उसकी कीमत कितनी थी, इन सब का जो है सर्वेक्षण किया टोडरमल ने, ठीक है। उसी के आधार पर प्रत्येक फसल का पर जो है नगद के रूप में कर जो है निश्चित कर दिया गया उस समय पर, ठीक है। 10 सालों का जो है उन्होंने उस जगह का जो है 10 सालों की जो खेती थी उसका जो है सर्वेक्षण किया, और उसी के आधार पर प्रत्येक फसल की जो है नगद के रूप में कर जो है निश्चित कर दिया। और वो जो कर होता था वही जो है किसान जो है वो कर जमींदार को देते थे, और जमींदार जो है मुगल को देते थे। तो सूबों को जो है राजस्व मंडलों में बांटा गया, जो सूबे थे ना उनको राजस्व मंडलों में बांटा गया। फिर राजस्व प्राप्त करने वाली जो व्यवस्था थी, जो राजस्व प्राप्त करने वाली व्यवस्था, जैसे कि जमींदार, तो इनको क्या कहा गया, जब्त, ठीक है। क्योंकि जमींदार जो है किसानों से जो है लेते थे, जो भी कर होता था वो जमींदार ही किसानों से लेकर मुगलों को देते थे, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया, जब्त। राजस्व प्राप्त करने वाली जो व्यवस्था थी उसे जब्त कहा गया। यह व्यवस्था केवल उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब कि जो मुगल प्रशासनिक अधिकारी है, जहां जहां के भूमि का निरीक्षण किया गया था, केवल वहीं पर यह प्रथा जो है प्रचलित थी, जब्त, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के पास जो है मुगल प्रशासकों द्वारा बड़ी शक्ति और शोषण होता था, क्योंकि जमींदार जो है किसानों से मनमाना ढंग से वसूलते थे और मुगलों को कुछ देते थे, ठीक है। तो जमींदार जो बिचौलिया है यहाँ पर, वो जो है मनमानी करने लगा, और यही कारण है कि उस समय विद्रोह के लिए जो है प्रेरित कर सकता था किसानों को, ठीक है। और हुआ भी, विद्रोह जो है किसानों ने किया भी। तो यहाँ पे जो है जमींदार और जागीरदार और मनसबदार और जागीरदार, जब्त और जमींदार, ये जो 2 टॉपिक हैं ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो है आज मैंने केवल ये 2 टॉपिक करवाया। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जो है क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। एक बार जो है ना, ये नोट्स जो है मैं आप लोगों को PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगी, एक बार आप शांत दिमाग से 10 मिनट इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। इन शॉर्ट
अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, उससे क्या होता है ना कि जब हम अपना लिखा हुआ नोट्स होता है तो वो हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ों को समझा दिया है। एक अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी नहीं होता है ना, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको जो है चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ, बेस्ट तरीके से जो है समझाऊँ। ठीक है, बाकी आपका जो भी सजेशन है कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सजेशन ही मुझे जो है मेरे को जो है एक लेवल आगे लेकर जाएगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। तो आप लोग जो है आपके सपोर्ट के बिना जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑल द बेस्ट।